बात समझ में आ रही है? ताकि क्वेश्चन आए तो आपकी मसल्स, ये आपका ब्रेन जो है वो खुद ही एक्टिव होकर खुद आंसर करे। इतनी प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं के सोच रहे हैं ऐसे करके, तो ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये कोई तरीका नहीं। एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स का इफेक्ट एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से जब आप किसी भी सिस्टम या बॉडी पर वर्क करते हो तो उसमें उसका इफेक्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज है। ठीक है भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था आपसे, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, ठीक है, और निगेटिव वर्क, और फिर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे इससे रिलेटेड, ठीक है, कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन, अगर हम जनरल वॉक करते हैं तो कितना होता है। आपने देखा कि भले ही फ्रिक्शन तो लग रहा है, बट जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा होता है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो इसलिए आपका वर्क डन कैसा होगा भाई, जीरो होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले पर आए। हमने कहा यहाँ पे नॉर्मल तो लग रहा है और आप जा ऐसे रहे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, भले ही एंगल बन रहा है और एंगल 90 से कम बन रहा है, लग ऐसा रहा है कि जैसे आपका पॉजिटिव वर्क होगा, लेकिन ये वाला पैर क्योंकि रेस्ट पर रहता है, उठ के तो ये वाला पैर यहाँ आएगा ना, फिर ये रेस्ट पर आ जाएगा तो ये वाला पैर उठ के आएगा, ऐसे तो चलते हो। तो जिस पॉइंट पर आपका नॉर्मल लग रहा है वो पॉइंट आपका बेटा जीरो डिस्प्लेसमेंट पर है, इस वजह से उसका वर्क भी जीरो आएगा। इसी तरीके से अब आप एस्केलेटर पे चल रहे हो, तो एस्केलेटर पे आप खड़े हो और आपका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ऑफ फोर्स, वो भी साथ साथ क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, और कितना एंगल मरा रहा है, 90 से कम, तो ये आपका एक्सकेलेटर पर चलना आपका कैसा वर्क होता है बेटा, पॉजिटिव वर्क होता है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क होता है। ठीक है, फिर ये हमने आपको माइकल जैक्सन की जो मून वॉक है ना उसका आपको बता दिया था, और दोनों आपके फुट्स का बता दिया था कि आज जो ये वाला फुट्स है वो पीछे आता है आपका, ये अपनी जगह पर रहता है, फिर ये वाला पीछे आएगा तो वाला अपनी जगह पर रहेगा। तो जब इसे आप पीछे खिसका के लेके आओगे तो इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी पीछे है, ये स्लिप होता है पीछे, तो फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा, तो सिर्फ इसी की वजह से वर्क डन होता है, वो भी निगेटिव। और इसकी वजह से क्योंकि ये फ्रिक्शन पीछे है लेकिन ये पॉइंट आपका मूव नहीं करता, तो इसकी वजह से वर्क डन आपका कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने भाई कर ली थी। अब मुझे आप पहले ये बताओ, ये सारी बातें पढ़ने के बाद आपने पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क, ये सारे वर्क आपने समझ लिए। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है, निगेटिव, आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप जब फैमिलियर हो गए हो पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क से, तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है, निगेटिव वर्क का क्या मतलब है, और जीरो वर्क का क्या मतलब है। आप काम कर रहे हो और निगेटिव हो जाए, सोचो, आप काम कर रहे हो और निगेटिव हो जाए, इसका क्या मतलब है, निगेटिव वर्क हो जाए, निगेटिव वर्क का क्या मतलब है, बोलो कौन बता सकता है इस भरी क्लास में, बालकों में कौन बता सकता है, बालक या बालिकाएं जो भी हैं। हम्म, बताएं, आप लोग बताएं, आगे वाली रो वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। नहीं, वो तो बात आपने सब सीख लिया है, कि उसको तो आप निगेटिव वर्क बोल गए, कि भाई निगेटिव वर्क कैसे पता लगेगा अगर निगेटिव वर्क है, कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप निगेटिव वर्क बोलोगे, और दोनों एक ही डायरेक्शन में तो आप पॉजिटिव वर्क बोलोगे, और दोनों परपेंडिकुलर है तो जीरो वर्क बोलोगे, या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट मूव ही नहीं कर रहा तो आप जीरो वर्क बोलोगे। बट निगेटिव वर्क का मतलब क्या है, आप रियल लाइफ को इससे कैसे कनेक्ट कर सकते हो कि निगेटिव वर्क का क्या मतलब है, वर्क निगेटिव कैसे हो सकता है, निगेटिव हो रहा है तो बात समझ में आ गई, लेकिन हो कैसे सकता है, क्या इसका मतलब है, इसके पीछे की क्या फिजिक्स है, ये बताइए आप मुझे। बताएं, नहीं पता, हाँ भाई बताओ, निगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, चलो मैं आपको इसको थोड़ा सा बताता हूँ कि निगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क क्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे आप इस चीज को। देखो पॉजिटिव वर्क, पहले ये बताओ वर्क एक्चुअल में क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर करना, किसका ट्रांसफर करना है बेटा, एनर्जी का। वर्क से आप हाँ एनर्जी को ट्रांसफर करते हो, किसको ट्रांसफर करते हो, किसको एनर्जी ट्रांसफर करते हो, सोचो, वर्क से आप एनर्जी को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, ये मीडियम है एनर्जी का ट्रांसफर करने का। तो आप किसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अभी सोचते हैं, पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क, दो मैंने आपके बेटा वर्क लिख लिए हैं, निगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब यह है कि अगर ये ब्लॉक है आपका, मास एम, इस पर इस फोर्स की वजह से जो वर्क होगा
तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। बोलो, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। ऐसे ही मैंने दूसरे को उठाया। अब आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि ये चल क्या रहा है और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा खुलेगा। ठीक है, ये मान लो चल इधर रहा है, ये स्मूथ है मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, और ये आपका बेटा कैसा है? रफ है। ये आपका रफ है, ये आपका रफ है। ठीक, ऐसे। तो यहां पर जब ये चलेगा इधर तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा? पीछे लगेगा। मैंने पूछा वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ, आप कहोगे सर पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव का मतलब ये है, इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक है इस फोर्स को क्या दे रहा है? सॉरी सॉरी, माय बैड। ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है इस ब्लॉक को एनर्जी दे रहा है। क्या मतलब है इसका? ये जो फोर्स है इस ब्लॉक को क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। और देखो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी आप में चेंज आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। निगेटिव वर्क का क्या मतलब है? निगेटिव वर्क का मतलब है ये जो फोर्स है ना इस ब्लॉक से एनर्जी खींच रहा है। नहीं समझ में आया? हाँ, फ्रिक्शन जो है इस ब्लॉक से एनर्जी क्या कर रहा है? खींच रहा है। और आप देखो जैसे भले ही ये आगे बढ़ रहा है लेकिन इसकी स्पीड इसके मुकाबले में कम रहेगी। मान लो यहां पे भी सेम फोर्स, यहां पे भी सेम फोर्स, ये स्मूथ ये रफ, तो जितनी स्पीड किसी टी टाइम में इस ब्लॉक की होगी क्या उतनी ही स्पीड टी टाइम में इस ब्लॉक की होगी, जबकि ये वाले दोनों फोर्स सेम है? नहीं। क्यों? एनर्जी अब कम हो जाएगी। कौन लेगा एनर्जी? वो फ्रिक्शन फोर्स। इसको बोलोगे आप निगेटिव वर्क। जब फोर्स उस ऑब्जेक्ट से जिस पर वो लग रहा है उससे एनर्जी खींचे तो क्या बोलोगे? निगेटिव वर्क। और जब वो उसको एनर्जी दे दे तो क्या बोलोगे? अब ना तो एनर्जी दी जा रही है ना एनर्जी ली जा रही है, तो ऐसा वर्क कौन सा हो जाएगा बेटा? जीरो वर्क। बात समझ में आती है? अब मैं तुम्हें इसको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से समझाता हूं, तुम्हें बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, इंशाल्लाह पागल हो जाओगे देख के। बेटा अभी ये वाला जो है ना, ये केस में, इस केस में जो आपका वेज है वो फिक्स है। वेज कैसा है आपका? फिक्स्ड। मैंने यहां पर एक ब्लॉक रख दिया है जिसका मास क्या है आपका? एम है, और ये स्मूथ सरफेस है, ये आपका स्मूथ सरफेस है। हमने कहा ठीक है बेटे, आएगा नीचे उतर के, ठीक है, चुपचाप आएगा। अब यहां पर पहुंचने के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी? इस जगह पर पहुंचने के बाद इसकी स्पीड बेटा कितनी होगी? मान लेते हैं ये हाइट हमारी h है, मान लेते हैं हाइट हमारी h है। बोलो, तो आप एक सिंपल सा फंडा लगा सकते हो कि सर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर पर 2gh। ठीक है, h हाइट तो नीचे आया बस ये, तो यहां पर जो इसकी स्पीड होगी अंडरवुड में 2gh होने वाली है, 2gh होने वाली है। ठीक, और अभी वर्क डन बाई नॉर्मल, भाई इस पे और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक तो mg लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा। बोलो, तो वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा? वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा होगा, तो वर्क डन बाई नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाई नॉर्मल जीरो हो गया। लेकिन वर्क डन बाई mg कितना होगा? भाई mg तो ऐसा लग रहा होगा ना, और दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट 90 की 90 से कम की 90 से ज्यादा, 90 से कम, मतलब कैसा वर्क डन हो गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या हो गया? कि mg जो है, mg जो फोर्स है वो इस ब्लॉक को एनर्जी दे रहा है, तभी तो वो नीचे आ रहा है। बात चमक रही है नहीं चमक रही? और वर्क डन बाई नॉर्मल कैसा है? जीरो है। यानी नॉर्मल वर्क, नॉर्मल जो फोर्स है ना तो एनर्जी दे रहा है ना ही एनर्जी ले रहा है। बात समझ में आ गई? तो इसको नीचे लाने वाला कौन सा फोर्स है? mg, और mg ही इसको एनर्जी दे रहा है, इसलिए mg के द्वारा पॉजिटिव वर्क डन किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल में और लेता हूं, बहुत ध्यान से समझना इसको भी। यहां लिख देते हैं कि वर्क डन बाई mg बेटा पॉजिटिव है, तो mg इसको एनर्जी दे रहा है, mg इसको एनर्जी दे रहा है, तभी वो एनर्जी लेकर, अच्छा कौन सी एनर्जी दे रहा होगा? देखो यहां पर आपकी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल।
इतना तो पता ही है ना सबको। और जैसे जैसे नीचे आएगा तो काय में चेंज होगी, काइनेटिक में। क्लियर हो रही है? तो पोटेंशियल आपकी काइनेटिक में चेंज हो रही है। ठीक, ये भी स्मूथ, ये ब्लॉक रखा है, ये भी स्मूथ, सब स्मूथ है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, जैसे ये नीचे जाएगा, ये वेज किधर जाएगा? पीछे जाएगा, क्योंकि स्मूथ है आपकी, पहले तो फिक्स था। बोलो, ये नीचे जाएगा, ये ब्लॉक पीछे जाएगा? अरे जाएगा नहीं जाएगा? और जैसे ये पीछे जाएगा, तो आप इमेजिन करके देखो कि एक्चुअल में तो अगर कोई ब्लॉक इस वेज पर बैठा होगा तो उसे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे सीधा सीधा गया। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। देखो, ये पीछे होता रहेगा और ये इधर आता पीछे आता रहेगा। इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा? डिस्प्लेसमेंट इस तरीके का होगा और वर्क डन बाई नॉर्मल ऐसे होगा। देखो, नॉर्मल तो इसके ऐसे ही होगा ना, परपेंडिकुलर। एंगल कितना होगा ये? 90, 90 से ज्यादा कि 90 से कम? 90 से ज्यादा होगा ना। अब जब एंगल 90 से ज्यादा होगा बेटा, तो वर्क डन बाई नॉर्मल कैसा होगा बेटा? निगेटिव होगा। वर्क डन बाई नॉर्मल कैसा होने वाला है? निगेटिव। बात इतनी सबको चमक रही है? इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स जो है वो अपनी एनर्जी किसको दे रहा है? वेज को। जब भी तो वेज चल रहा है पीछे। अरे भाई, ये नॉर्मल क्या कर रहा है? इस ब्लॉक की एनर्जी निकाल रहा है। इस ब्लॉक से एनर्जी खींची और देख इसको दी, वेज को। यहां पर ये काम ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि वेज चल ही नहीं रहा था। वेज पीछे किसकी एनर्जी की वजह से जाएगा बेटा? बोलो, किसकी? नॉर्मल की। नॉर्मल क्या कर रहा है? इस ब्लॉक की एनर्जी जो कि किससे मिली हुई थी? mg से। उसने इस ब्लॉक की एनर्जी खींची और किसको दे दी? वेज को दे दी। इसका मतलब अगर नॉर्मल ने एनर्जी किसको दी है? वेज को दी है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल वेज के लिए पॉजिटिव आना चाहिए। बोलो आना चाहिए ना? आइए चेक करते हैं। वेज का जरा एफवीडी बनाओ बेटा, वेज का एफवीडी बनाओ जरा फटाफट। वेज किधर जा रहा है? इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। और वेज का नॉर्मल किधर होगा? सर इधर होगा। एंगल कितना होगा? 90, 90 से कम कि 90 से ज्यादा? सर 90 से कम हो गया एंगल, 90 से एंगल कम हो गया है। इसका मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन नॉर्मल के द्वारा वेज पर, वेज पर, वेज पर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अरे भाई, साइंस समझ में आ रही है इसके पीछे की? क्लियर हो रही है बातें? क्या हो रहा है? इसने, ये वाला जो नॉर्मल है, इसने इस ब्लॉक से एनर्जी को निकालकर किसको दे दिया? वेज को दे दिया है। और देखो, वेज को एनर्जी मिल गई है, वर्क डन बाय पॉजिटिव। यहां पर नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वेज चल भी नहीं रहा था, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कैसा था? जीरो था। तो अब यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि बताओ, अगर इस केस में आपकी जो वेलोसिटी है √2gh है, तो इस केस में वेलोसिटी √2gh से ज्यादा आएगी कि √2gh से कम आएगी? इस केस में वेलोसिटी √2gh से कम आएगी कि ज्यादा आएगी? बोलो, कम आएगी। क्यों? एनर्जी पहले से कम हो गई है, एनर्जी चली गई है। किसके पास चली गई है? वेज के पास। किसने दी? नॉर्मल ने उठा के इसको दे दी। अरे बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर इस केस में जो वेलोसिटी होगी बेटा, वो किससे कम होगी? √2gh से कम होगी। क्या अब आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क का क्या मतलब है? कहीं नेगेटिव वर्क हो रहा है, मतलब उसका जो फोर्स है उसके अंदर से एनर्जी निकाल रहा है और कहीं भी दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अब जनरली आप देखते हो, अगर आप किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को खिसकाते हो ना, तो उसमें से आवाज निकलती है ना? निकलती नहीं निकलती? एक्चुअल में वो एनर्जी निकाल रहा है उस ऑब्जेक्ट में से। एक्चुअल में जितनी आप उसको एनर्जी दे रहे हो ना उस ऑब्जेक्ट को, उतनी नहीं जा पा रही उसमें। कुछ एनर्जी कौन खा रहा है? फ्रिक्शन। किसकी फॉर्म में दे रहा है? कभी लाइट की फॉर्म में दे देता है, कभी वॉइस की फॉर्म में दे देता है। बोलो, साउंड एनर्जी। आप देखते हो ना, कभी कभी जो छपरीज लोग होते हैं, वो बाइक तेजी में ले जाके नीचे स्टैंड कर देते हैं। उसमें से क्या निकलती है? चिंगारी निकलती नहीं निकलती? उसका क्या रीजन है? बोलो, उस चिंगारी निकलने का क्या रीजन है? आपने, हाँ, आपकी जो बाइक को एनर्जी मिली हुई थी, वो एनर्जी किसकी वजह से मिली हुई थी? चलो सीधी सीधी बात करते हैं। वो एक्सेलरेशन किसकी वजह, कौन से फोर्स की वजह से आ रहा था? फ्रिक्शन की वजह से आ रहा था। बढ़ाया था नहीं मैंने? बढ़ाया था। सिर्फ जब आप रोड पर चलते हो तो एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन, जो आपको एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है। तो फ्रिक्शन ही उसको क्या दे रहा था? एनर्जी दे रहा था।
दे रहा था नहीं दे रहा था। और आपने क्या करा, जब स्टैंड नीचे लगाया तो स्टैंड और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, निगेटिव वर्क करता है। तो वो उससे एनर्जी निकालता है, किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, वॉइस की फॉर्म में। बात समझ में है कि भाई एनर्जी तो बहुत टाइप की होती है ना, ठीक है। तो इस तरीके हीट के फॉर्म में वो एरिया आपका देखना है हीट भी हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो जनरली जो फ्रिक्शन है आपकी वो हीट की फॉर्म में एनर्जी आपको रिलीज करता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये सारी बातें भाई आपको समझ में आनी चाहिए, तब आपका इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट ओपन होगा, दिमाग खुलेगा आपका। इसके अलावा अब बात करते हैं हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। किसकी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की। हमने कहा ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या है। तो आपने कहा भाई जो वर्क डन होता है वो जनरली क्या होता है बेटा, इंटीग्रल एफ डी एक्स होता है, इंटीग्रल एफ डी एक्स होता है। हमने कहा ठीक है। तो क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है आपका, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, ध्यान रखना कांस्टेंट फोर्स है आपका। तो आप इसको बोलोगे कि एफ को बाहर निकालो और इंटीग्रल डीएक्स, और इंटीग्रल डीएक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप इसको डेल्टा एक्स लिख सकते हो। बोले तो एफ एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। बेटा मैं बहुत गहरी बातें बोल रहा हूं, समझ में नहीं आएंगी, क्या हो गया मुबशिर बेटा। पढ़ते टाइम बिल्कुल सारा फोकस पढ़ाई पर, किसी बात पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। एन समझ में नहीं आने की चीजें कहाँ आ रही हैं समझ में, मतलब बातें ऐसे कर रहे हो यार। फोकस जब तक नहीं डालोगे ना, जब तक काम नहीं बनेगा। दिमाग को खोलने की कोशिश करो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं यार, सोचो। तो वर्क डन कैसे होता है, एफ इंटीग्रल डीएक्स, एफ डॉट डीएक्स, तो एफ एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। और ये जो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल है ये बेटा पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गए, एक तो रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, मान लीजिए। ऐसे भी तो जा सकते हो आप, या तो सीधे चले गए या फिर आप ऐसे घूम के चले गए, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़े लोगे किसके, डीएस के, छोटे छोटे टुकड़े लोगे किसके, डीएस के। और इनको जब सबको इंटीग्रेट करोगे तो वो इंटीग्रेशन इसी के बराबर आएगा डेल्टा आर के। बात भी सही है यार, डीएस 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 करोगे तो किसके बराबर आएगा बेटा, क्योंकि जो लिमिट लगाओगे आप क्या लगाओगे, इनिशियल से फाइनल तक की। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसको आप भाई बहुत बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत है। वर्क डन एफ इंटीग्रल डीएक्स, क्योंकि एफ कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया था हमने, इसको डीएक्स का इंटीग्रेशन करा डेल्टा एक्स बनेगा, और ये एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल जो कि पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी पाथ से जाओगे उसको इस बात से मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं पहले, देखो आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में अगर आपने किया होगा तो। आपसे कहता है फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ, अच्छा इसके द्वारा वर्क डन ऑन ए ड्यूरिंग 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ इस फोर्स के द्वारा वर्क डन बता दो कितना हुआ है अगर आपने 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया है। तो देखो और कुछ अगर इन्होंने नहीं दिया रखा है ना तो इसका मतलब ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। तो इसको स्मूथ सरफेस एज्यूम कर लेते हैं कि कोई जिक्र नहीं किया गया यार फ्रिक्शन का। देखना कि नीचे भी कुछ नहीं है ना, हाँ नहीं है। अब जरा इसका एफवीडी बनाओ, ये तो आपसे आता है भाई बनाना। एक तो फोर्स इधर लग रहा होगा, बोलो मास कितना भाई आपका 20 kg है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है और कितना हो रहा है 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक। नीचे की तरफ ठीक है आपका भैया 20 g लगेगा, ऊपर की तरफ भैया आपका नॉर्मल लगेगा, और सर एक नॉर्मल और लगने वाला है जो कि ये ब्लॉक लगाएगा। बोलो अब मुझे बताओ वर्क डन कैसे लिखोगे, जल्दी से बताओ फटाफट। वर्क डन बाई फोर्स ए ऑन ए, वर्क डन बाई एफ ऑन ए। यहां पर जो मैं फोर्स लिखूंगा वो मैं एफ नेट लिखूंगा या ओनली एफ लिख दूं, बोलो जल्दी सोच के बताओ। बताएं आप लोग बताएं, एफ नेट लिखूं कि ओनली मैं एफ फोर्स लिख दूं तो काम चल जाएगा, सोच के बताओ। आप दोनों बताओ पीछे, कुलसुम
एफ लिखेंगे, एफ नेट नहीं लिखेंगे, एफ नेट लिखेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बेटा एफ के बारे में चर्चा की गई है, इस फोर्स के द्वारा वर्क डन बताओ बस, नेट वर्क डन नहीं पूछा। क्या पूछा है? इस फोर्स के द्वारा वर्क डन बताओ। अब रुको, सिर्फ आप यहां पर एफ लिखोगे और इंटू 100। एफ नहीं दे रखा कितना, अच्छा 120 है, 120 इंटू 100, ये कितना हो गया आपका 12,000। ठीक है, इसकी बेटा वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, या फिर जूल या फिर न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर भी इसकी यूनिट है, क्योंकि फोर्स न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर, न्यूटन मीटर और क्या नाम है, जूल। बात समझ में आई? ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से फिर से पढ़ो बेटा। वर्क डन बाई फोर्स एफ, इसके द्वारा वर्क डन बताओ। अभी आपसे कहता कि इस पे, इस ब्लॉक पर नेट वर्क डन बताओ, तो आप क्या करते? इस ब्लॉक पर जितने भी फोर्स लग रहे होते उन सबके द्वारा वर्क डन निकालते, उन सबके द्वारा वर्क डन निकालते, सबको ऐड कर देते, वो नेट वर्क डन होता। जैसे पहले आपने इस एफ की तरह निकाला, फिर आप एन के लिए निकालोगे तो निगेटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा? निगेटिव। ठीक है, फिर इसके लिए जीरो, इसके लिए जीरो, इन दोनों के लिए जीरो, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए निगेटिव। तो अब आप सबको जोड़ देते हैं, मान लो इसको W1 W2 WT W4, चारों को ऐड करके, मतलब निकाल कर चारों को ऐड कर देते हैं। एल्जेब्रिक सम, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव, जो निगेटिव है निगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो वो नेटवर्क डन आता। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क डन नहीं पूछा गया है आपसे, यहाँ पूछा गया है बस फोर्स एफ के द्वारा वर्क डन बताओ। तो बच्चे ये ब्लंडर करते हैं, वो एफ नेट निकाल लेते हैं यहाँ पर आकर। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन बी, बी पर ड्यूरिंग 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा? बहुत बढ़िया आंसर है बेटा, जीरो आएगा। भाई इस पे तो काम ही नहीं कर रहा है ये ब्लॉक, एफ बी का इसका इन्फो बना लो आप। अरे भाई साहब, आप इसका बनाओ 10G, ऊपर नॉर्मल, बस एक नॉर्मल फोर्स ही लग रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है ना, मुझे तो एफबीडी दिखता है, मुझे नहीं पता वहां से पीछे से कहां से फोर्स आ रहा है, मुझे तो एफबीडी दिखता है। अब बताओ इस पर क्या एफ फोर्स लग रहा है? नहीं सर, इस पे तो नहीं लग रहा, तो उसके द्वारा वर्क डन जीरो होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉक बी पर वर्क डन ही जीरो होगा, इस पे वर्क डन आएगा, किसके थ्रू आएगा? नॉर्मल के थ्रू आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रही है बात बेटा? और देखो आप समझो भी बात को, कि अगर ये वाला ब्लॉक ना होता तो ये और ज्यादा तेजी से जाता, इसको और ज्यादा एनर्जी होती, क्योंकि ये ब्लॉक जो है इसको क्या कर रहा होगा? अपोज कर रहा होगा ना इस साइड में। तो देखो, अगर मैं वर्क डन बाई एफ से निकाल रहा हूं तो 12,000 जूल आ रहा है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल से निकालता तो नॉर्मल इसको अपोज कर रहा है, तो थोड़ी सी एनर्जी को इसको क्या कर रहा होगा? कम कर रहा होगा। बात समझ में आई? फाइंड वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी एंड ए ड्यूरिंग गिवन डिस्प्लेसमेंट। बी पर बता दो और ए पर भी बता दो। अब नॉर्मल के द्वारा, ये अब आप खुद करोगे यार, ये आपका होमवर्क है। नॉर्मल जो ए दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो नॉर्मल के द्वारा वर्क डन, तो आपको नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद आपको आंसर करना पड़ेगा, ये आप खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, देखो बेटा, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। अब देखो, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? जल्दी बताओ। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये फोर्स आपका कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल फोर्स किन्हें बोलते हैं? ठीक है, अभी यही क्लियर नहीं है बच्चों को। बेटा वेरिएबल फोर्स या तो वो टाइम पर डिपेंड करे, टाइम के साथ चेंज हो, या डिस्टेंस के साथ चेंज हो। अगर मैं t बराबर 0 पे देखूं वैल्यू ये है, और t बराबर 10 सेकंड पे देखूं तो क्या वैल्यू क्या आएगी? चेंज हो जाएगी क्या? यहाँ पे t का फंक्शन है क्या? बोलो, नहीं है ना। जब t का फंक्शन नहीं है तो चेंज कैसे होगी? x बराबर 0 पे वैल्यू ये होगी, x बराबर 50 पे बोलूं सर, क्योंकि x का फंक्शन नहीं है, तो ये कांस्टेंट फोर्स है, इसमें ना तो t का फंक्शन है ना इसमें f का। ये नहीं कि i j k दिख रहे हैं तो वो वेरिएबल हो गया, इससे मतलब नहीं होता है। हमें मतलब कैसे है बेटा, कि अगर x का फंक्शन हो या टाइम का फंक्शन हो तो आपकी फोर्स वेरिएबल होगा, क्योंकि मैं टाइम बदल रहा हूं तो फोर्स बदल रहा है, या फिर मैं डिस्प्लेसमेंट बदल रहा हूं तो मेरा फोर्स बदल रहा है। लेकिन यहां पर मेरा फोर्स कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। देखो हर बात को आपको समझना जरूरी है, वरना आप अच्छे क्वेश्चन को हिट नहीं कर। देखो जब तक बेसिक ही आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं कर पाओगे, इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से लिया है। इन अ मूविंग फ्रॉम
2,32 -1,5। बात समझ में आ रही है? तो आप एक काम कर लो, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से एक काम कर सकते हो, इसको आप कह सकते हो x1 y1 x2 y2। ठीक है? और जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x फाइनल माइनस x इनिशियल माइनस y फाइनल माइनस y इनिशियल। लो जी लो, ये r फाइनल माइनस r इनिशियल हो गया। क्लियर हो रही बात? ठीक, तो यहां से अब जरा इसकी वैल्यू उठाओ, कितनी है? x फाइनल कितनी हो गई आपकी? माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 1 आई कैप, बोलो, माइनस 2 आई कैप। हमने कहा ठीक है भाई, हाँ भाई वाई में आ जाओ, 5 जे कैप और माइनस 3 जे कैप। इसको जरा कर लो भाई, सुधार लो इसे, और क्या है, ये हो जाएगा माइनस के 3 आई कैप और ये हो जाएगा 2 -2 जे कैप। लो जी लो, ये बन गई। यहाँ जरा वर्क डन निकाल दो आप फटाफट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कहाँ पर? कहाँ कह रही हो? यहाँ पर 6, 5 -3 2 -1 -2 3। अरे यार ऐसी ब्लंडर, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये लगाया और फिर इसका क्या कर दिया मैंने बेटा, डॉट, -3 आई कैप -2 जे कैप, डॉट डॉट कर दो, आई का आई से जे का जे है, बोलो, तो ये आ जाएगा -6 +6। वर्कडन 0 आ रहा है क्या? देखो वर्कडन 0 आ रहा है क्या? देखो अगर कुछ कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो देखो जरा। ठीक है, तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, सोचेंगे एक बार तो। या फिर हो सकता है हमारी कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो, आप लोग निकाल के मुझे बताएंगे दोबारा से कि यार ये कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या हो रहा है। चलो भाई, अब पहले एक काम करो, इतना उतारना चालू करो, इतना पहले आप लोग उतारना चालू करो। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे जीरो हजम नहीं हो रहा आंसर इसका। सही आंसर है? तो एक मिनट रुक जा भाई, यहाँ पर हो सकती है कुछ गड़बड़। -i, ठीक है, और -2, फिर 5 जे और -3, ये ठीक है, ओके फाइनल। उसके बाद आपने ये कितना हो गया, -3, और ये कितने हुए थे आपके 2, बाहर आके -2। एक मिनट रुक जाओ भाई, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। अच्छा, ओहो हो, एक मिनट रुको बेटा, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बताओ। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, देखो ये भी कर सकते हो आप, ये बस गड़बड़ ये हुई है। अगर ऐसे लिखोगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। रुको रुको, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ इसको, ऐसे मत लिखो। चलो देखो फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, ये वाला नया क्वेश्चन देखो अब आप, इस टाइप का। फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स, फोर्स कितना है, बातें नहीं करो पीछे आप, 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है, इन अ मूविंग अ पार्टिकल। तो एक काम करो, आप इस पूरे को आर इनिशियल बोल दो और इस पूरे को आप आर फाइनल बोल दो। तो आर इनिशियल क्या हो जाएगा, बोलो। आप इसको लिख सकते हो 2 आई कैप +3 जे कैप, ऐसे लिख लो आप, ओके फाइन। और आर फाइनल को क्या लिख लो आप, -i कैप +5 जे कैप। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते थे, वहां जो मैंने बताया था ना वो भी कर सकते थे, तो भी सही हो जाता। अब आप इसको लिखोगे भाई वर्क डन, अब क्योंकि मुझे चाहिए वर्क डन, वर्क डन हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि डेल्टा एक्स है। तो फोर्स कितना है मेरा, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ आर फाइनल
या आर, इसको आर भी लिख सकते हो आप, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, लाइक दिस। फोर्स आ गया आपका भाई 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये कितना आएगा आपका, यही कर लें क्या, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भाई पूरा ही करके दिखाना पड़ता है यहाँ बच्चों को, इसमें डाउट आ जाता है। 2i कैप प्लस 3j कैप। अब कर लो आप इसे, ये माइनस और माइनस कितना होगा 3i कैप, और ये 5 माइनस 3 प्लस 2j कैप। बोलो भाई, ये मेरा डेल्टा आर या डेल्टा एक्स जो भी आप मानना चाहो मान लो, और मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 3i कैप प्लस 2j कैप, और मुझे करना है इसका बेटा डॉट। तो डॉट में क्या करते थे हम, आई का आई से, जे का जे से, तो 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6, माइनस के 12 जूल, ये आंसर आएगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉल है जिसका मास बेटा 200 ग्राम है, इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे फेंका विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड वर्क डन बाय द ग्रेविटी टिल द पार्टिकल रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो बेटा इसके लिए आपको प्रोजेक्टाइल आना चाहिए। तो ये आपने इस तरीके से बॉल को फेंका, कितना एंगल बनाते हुए बेटा 30 डिग्री का, और ये ऐसे करके, फाइनल मास आपका इसका 200 ग्राम है, तो मान लो ये मास है, और नीचे की तरफ भैया ग्रेविटी कितनी लग रही होगी mg, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा है तो आप बताओ कि मुझे वर्क डन कितना हुआ है। ठीक है, तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर जो हाइट होती है वो कितनी होती है h मैक्स, ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है सर r/2, बोलो ऐसी तो होगा। तो आपसे पूछा है वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा आप मुझे बताओगे सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होगा, जो भी कुछ होना है। फोर्स कितना है सर mg, और कुछ नहीं, और तो फोर्स तो किधर लग रहा है आपका नीचे, अच्छा cos थीटा भी लिख दो आप, cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, आप यहां से कितना ऊपर गए हो आप h मैक्स, तो यहां लिख दोगे आप h मैक्स इंटू कॉस 180, क्योंकि आपकी ग्रेविटी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, दोनों के बीच में एंगल 180 आ गया, तो ये -1, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस mg h मैक्स। h मैक्स का फॉर्मूला क्या आप जानते हो, हाँ सर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मेरा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। वैल्यूज लिखिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आया एक, ये आपका बेटा होमवर्क क्वेश्चन है, जो भी पहले दिया था ना बिल्कुल इस जैसा ही। अब की बार क्या करोगे, ये आर इनिशियल हो गया, 2i कैप j कैप k कैप, आई कैप, ये आई कैप लिखा है, आई कैप 61 नहीं है ये, ठीक है, आई कैप है, आई कैप j कैप k कैप अंडर द कांस्टेंट फोर्स, और इसका फिर क्या करोगे आप डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन है, नहीं ये होमवर्क नहीं है, ए ब्लॉक जिसका मास बेटा 2 kg है, कितना kg है 2 kg है, इज पुल्ड बाय अ फोर्स F इज इक्वल टू 14 न्यूटन। क्या ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है, बोलो क्या ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है, अब तो आवाज आनी जानी चाहिए। अरे यार इस पे क्या x का फंक्शन है, क्या t का फंक्शन है, बस बात खत्म हो गई, इसमें सोचने वाली क्या बात है इतनी, है ना। डरते हो यार तुम फिजिक्स का जवाब देते हुए, ऐसा डरोगे जैसे अगर गलत जवाब दे दिया तो मुंडी उड़ जाएगी तुम्हारी। लो जी लो, इस फोर्स तो ये ऊपर खींचा जा रहा है, ऊपर लेकर जा रहे हैं इसे, हमने कहा ठीक है, और कितनी हाइट तक लेगा इसे उठाकर 2 मीटर तक, इसका डिस्प्लेसमेंट किया हमने, इसको उठा के भाई यहां तक ले गए, ये 2 मीटर है, ये फोर्स आपका एफ ऐसे ही लगता रहा 40 न्यूटन का। ठीक है, और ये मास आपका बेटा 2 kg ही रहा, और यहां से यहां तक मैंने बोल दिया कितने मीटर है बेटा, ये 2 मीटर है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द अप्लाइड फोर्स एफ, ये एफ होगा, अप्लाइड फोर्स एफ, और इसके वेट की वजह से। तो पहले वर्क डन बाई फोर्स एफ कितना होगा, जल्दी बताओ, वर्क डन बाई फोर्स एफ, सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, फोर्स कितना 40 न्यूटन, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 मीटर का, और थीटा कितना लिख जाएंगे, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो थीटा आपका बेटा 0 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है।
फोर्स की डायरेक्शन में अगर थीटा हो जाए, फोर्स की डायरेक्शन में अगर थीटा हो जाए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो थीटा आपका 0 आएगा। ये कितना आ गया बेटा? 80 जूल जूल जूल। इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि वर्क डन बाई mg बताओ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉज ऑफ थीटा। mg किधर है भाई? सर नीचे की तरफ है, ठीक है। तो फोर्स तो आ गया mg, डिस्प्लेसमेंट सर 2 का ही हुआ है। अब की बार मैं कॉस थीटा को क्या लिख दूं? 180, क्योंकि भाई नीचे mg है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। बोलो, नीचे mg है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, 180 का एंगल बन रहा है। तो ये -2 इंटू 10 इंटू 2, सही क्या? -40 जूल, -40 जूल। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। तो बस जिस फोर्स के द्वारा वर्क पूछा है उसी फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल देख लेंगे। अगर एक ही डायरेक्शन है तो 0 एंगल है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो निगेटिव यानी 180 हो जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर हुआ तो 0। बस इतनी सी बात है। अच्छा, वर्क इस अच्छे तो हमने पहले कर रखा है। अब बात करते हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स की। ये वेरिएबल फोर्स क्या है भाई? जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि ये किसका फंक्शन होंगे? एफ किसका? एक्स का। तो अगर मैं फोर्स लिखता हूँ तो ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और मैंने माना कि ये 3 डायमेंशनल फोर्स आपका लग रहा है। इसमें कितना डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल आपका फोर्स लग रहा है, और जो एक्स में भी वेरी कर रहा है, वाई में भी वेरी कर रहा है, और जेड में भी वेरी कर रहा है। ठीक है मुबशिर, बेटा पहले इधर समझ लो यार, लिखने का टाइम मिलेगा भी आपको। उसके बाद मैंने कहा भाई इसका dx कितना होगा? तो आप बोले इसको आप ऐसे लिख सकते हो, dx आई कैप, या dr जिसको बोल रहे हो आप, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। ठीक है, क्या होता है? इंटीग्रल f डॉट dx या f डॉट dr। अभी dr की बात कर रहे हैं, f डॉट dr। जरा सारा f और सारा dr लिख दो। तो आप इसको लिख सकते हो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और जब आप इनका एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल प्लस एफ वाई डी वाई इंटीग्रल प्लस एफ जेड डी जेड इंटीग्रल, और सबका इंटीग्रल क्या होगा? इनकी इनिशियल, जैसे एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, वाई इनिशियल से वाई फाइनल, जेड इनिशियल से जेड फाइनल। लो जी लो, ये हमारा वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, कि एक्स में वेरी करेगा तो खाली ये आ जाएगा, ओनली वाई में वेरी करेगा तो खाली ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ओनली जेड में वेरिएबल करेगा तो ये आ जाएगा, तीनों में वेरिएबल करेगा तो तीनों आ जाएंगे, किसी दो में करेगा तो कोई दो आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे क्वेश्चन भी ले लेते हैं यहाँ तो हाथ। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन बाई फोर्स। क्या आपका फोर्स वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है? जल्दी बताएं। वेरिएबल है सर, एक्स और वाई का फंक्शन है, यानी डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। ठीक, अब ये देखो, ये लिमिट किसकी आ जाएगी? इसको आप लिखोगे एक्स इनिशियल वाई इनिशियल, बोलो इसको एक्स फाइनल वाई फाइनल, ऐसे लिखोगे। अब जरा वर्क डन लिखो इसका। आप लिख सकते हो एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई। भाई जेड है नहीं तो जेड लिखा भी नहीं, मैंने बताया था आपको। और यहाँ पर आप लिखोगे एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, वाई इनिशियल से वाई फाइनल। बोलो इतनी बात सबको चमक रही है नहीं? ठीक है बेटा, एफ एक्स कितना हो गया? एक्स, ठीक है, और डी एक्स कितना हो गया भाई इसके साथ? एफ थ्री आ गया डी एक्स। और आई इनिशियल कितना है बेटा? जल्दी बताओ। 2, और आई फाइनल कितना है? -1। क्लियर है बात? ठीक है, प्लस एफ वाई कितना है हमारा? 2y डॉट डी वाई। वाई इनिशियल कितना है हमारा? 3। वाई फाइनल कितना है मेरा? 5। ठीक है, जल्दी से इंटीग्रेट करें और मुझे बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। अब आप लोगों ने इंटीग्रेशन सीख लिया है। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन आता है? अच्छा, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले ये कर लो, उसके बाद वो कराता हूँ।
तो पानी यार हमें ही पिला दियो। चलें भाई, कितना है आंसर? इसका इंटीग्रेशन कितना होगा जल्दी बताओ। एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट आपकी 2 से -1, प्लस इसका हो जाएगा बेटा 2y स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 मर जाएगा, और लिमिट कितनी 3 से 5। तो 1/2 ऐसे निकाल लो बाहर भाई। पहले क्या लिखूं भाई, बोलो, -1 का स्क्वायर माइनस 29/2। चलो अभी देखते हैं। माइनस, हाँ हाँ तो मैं भी तो ये कर रहा हूँ, रुक जा भाई। प्लस, ठीक है, ये कितना हो गया आपका, पहले 5 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, लो जी लो, ये हो गया। तो कितना आ रहा है भाई आंसर आपका 29/2। देखो भाई देख लेना एक बार, चेक कर लो सबका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके ओके, अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन ये आता है, और ये आपका बेटा होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ध्यान से गौर से फिक्र से क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। ये आपका चैलेंजर है, देखते हैं कितने लोग कर कर लेकर आएंगे। बस इतनी सी बात है, पहले वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप सोचेंगे कैसे करेंगे, दिमाग लगाएंगे। चलो, वर्क डन बाई ग्राफ, क्या है यार, वर्क डन बाई ग्राफ क्या होता है? जैसे कि देखो देखो देखो, ओ अरे रुक जा भाई, ये एफ हो गया, ये एक्स हो गया, वर्क डन बाई ग्राफ। अब देखो, ये आपका फोर्स बेटा वेरिएबल है, देखो बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, उसके बाद घट रहा है, वेरिएबल फोर्स है। तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, यहां से एक्स डिस्टेंस पर, देखते रहो, अरे बातें क्यों कर रहे हो यार इतना, इधर देखो इधर, यहां से आपने एक्स डिस्टेंस पर क्या ले ली, स्ट्रिप ले ली एक, क्या ले ली बेटा आपने, स्ट्रिप ले ली है, कितने विड्थ की, 30x विड्थ की, ठीक है। और ये बात इंश्योर कर लेंगे, ये जो आप छोटी छोटी स्ट्रिप लोगे ना, इस छोटी स्ट्रिप पर को फोर्स को कांस्टेंट मानेंगे, बस इतने से पार्ट पर। जैसे अगली स्ट्रिप लोगी तो उस स्ट्रिप के पर जो फोर्स होगा उसको कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। ये इतनी छोटी है कि ये फोर्स यहां से यहां तक लगभग बहुत कम वेरी कर रहा है, हाँ ना के बराबर, टेंड्स टू जीरो। तो इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, वेरी करने में टेंड्स टू जीरो है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे कि लगभग इस स्ट्रिप पर फोर्स अपना कांस्टेंट लग रहा है, ठीक। तो आप एक बात चुपचाप बोल सकते हो कि वर्क डन कैसे लिखोगे, इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, dx, बोलो। और इसी को आप लिख सकते हो बेटा एरिया अंडर, क्या है ये, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। ये वर्कडन कैसा आएगा सोच के बताएंगे, पॉजिटिव निगेटिव जीरो, इसका वर्कडन कैसा आएगा इस वाले ग्राफ का, क्योंकि अगला मैं जैसे बनाऊंगा, इससे पहले पहले आंसर दे दो तो ठीक है, बोलो कैसा आएगा, नहीं दिया रहने दो, छोड़ो, इतना टाइम मिलता है भैया देने का, अब जो भी देगा आंसर उसका माना नहीं जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया भैया, ये आपका अब नहीं माना जाएगा ना, ये पॉजिटिव वर्क डन, इस तरीके से ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये वाला निगेटिव आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बात समझ में आ रही है।
ठीक है भाई, ओके फाइन भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव में है और एफ भी पॉजिटिव में है, यहाँ पर एफ निगेटिव आ गया है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, बस इतनी सी बात है। हम्म। अभी रुक जाओ इसको, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये चलो आपको पहले एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। एक तो आपको होमवर्क में ये करके लेके आना है कि एफ बराबर माइनस के एक्स है, एक फोर्स है, एफ बराबर माइनस के एक्स एक फोर्स है, कोई भी हो सकता है वो फोर्स है, और ये जो डिस्प्लेस कर रहा है एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक डिस्प्लेस कर रहा है, तो आपको इस पर वर्क डन लिख कर लाना है। क्या लिख कर लेना भाई? वर्क डन। ठीक है, और एक फोर्स आपका ये है, नहीं चलो अभी ये रहने देते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? फोर्स कितना बेटे? कांस्टेंट की वेरिएबल है? वेरिएबल है, एक्स का फंक्शन आ गया, वेरिएबल है। और कहां से कहां तक? एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक वेरी मतलब वो जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, और इस पर वर्क डन लिख कर लाना है। ठीक, एक क्वेश्चन आप यहीं करेंगे। क्या बना दिया? अरे यार सही तो है। ये एंगल भाई, ब्लॉक की जो टेंडेंसी है वो नीचे स्लिप करने की है। ठीक है, मतलब स्लिप हो रहा है नीचे, और ये इस तरीके से फोर्स लग रहा है। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस बताओ, ईच, मतलब कौन कौन से इस पर फोर्स लग रहे हैं, उन सब के द्वारा वर्क डन बताओ। तो पहले तो आपका यही क्वेश्चन है कि कौन कौन से इस पर फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से लग रहे हैं बताओ। एक तो लग रहा है, और कौन सा लग रहा है? नॉर्मल, और फ्रिक्शन, और mg तो हो गया ना, और एफ। ठीक है, और इन सब के द्वारा ये आपका फिक्स है, वेज आपका फिक्स है। तो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर निकाल कर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? कुछ कराया मैंने के पीछे? होमवर्क उम्र दिया है, दे निकाल लेना, यहाँ पर आ जाओ, पहले इसको ही निकालो, जल्दी जल्दी निकालो भाई फटाफट। बस आंसर निकाल कर दे दो, mg में मास m है, mg और ये l है पूरी डिस्टेंस। हाँ मतलब वैल्यूज निकालनी है इन विद साइन। ये आपका पूरा जो है ना, ये l है बेटा, ये l डिस्टेंस मूव करेगा, बस समझ लेना। कितना डिस्टेंस मूव करेगा ये l? सारे आ गए? आ गए भाई, सब निकल आए?
चेक कर लूँ भाई, सारे आंसर आ गए तेरे, क्या बात है यार, बढ़िया है, फिर तो तू सीख गया। देखूँ ज़रा कितना सीखा, ये भी तो मुझे पता लगना चाहिए, ये भी तो मैनू पता लगना चाहिए। भाई मुझे वैल्यूज निकाल कर देनी है, तो भाई निकाल कर देना, ऐसे थोड़ी निगेटिव पॉजिटिव लिख देगा, वैल्यूज निकाल कर देना पूरी प्रॉपर। बेटे डायग्राम साफ बनाओ, दिमाग लगाओ। आ गए सारे। नॉर्मल और फ्रिक्शन की वजह से तो क्या है, नॉर्मल की वजह से रह गया। क्या हुआ तेरा, हंसने लिखा जा रहा, वो अब बनाना चालू करा है। एम जी, एम जी ऐसे नहीं लगता हमेशा, इस लाइन के परपेंडिकुलर लगता है एम जी, ऐसे परपेंडिकुलर बिल्कुल, हमेशा। ऐसे कट करो ऐसे, ये देखो, ये बेवकूफ इंसान इतनी बार इतने क्वेश्चन कर चुका और एम जी कहाँ लगा रहा है। ये देखो, महागधे, जरा ठीक है। हाँ भाई एम जी कहाँ लगाया दिखाइयो, तो भाई इंक्लाइन पे तो बनाएगा, ऐसे कैसे बना लेगा, लेगा एफडी, एफडी बनेगा इंक्लाइन पे तो बनेगा, दिखाओ। लो एफडी नहीं बन रहा, तुम्हारी प्रैक्टिस जीरो है। आज घर पे दो, दो के घर पे फोन पहुंचेगा आज, दिखा बेटा। वाह बेटा वाह, सही बात है। और एफ कहाँ लगेगा, चलो सही है भाई। हम्म, जाहिर बात है, एज एल डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, दिखाओ। ये क्या लिखा तुमने, एम जी, कहाँ है एच, एम जी एल, नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वैल्यू निकालो ना, वैल्यू क्या होगी। हम्म, दिखाओ भाई। कॉस थीटा जीरो, एम जी एस, वर्क डन बाई फोर्स पॉजिटिव, फ्रिक्शन जीरो। नहीं भाई, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, गलत कर रहे हो भाई, गलत 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 गलत। देखो भाई अब इधर आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाई नॉर्मल, पहला। तो अगर मैं नॉर्मल का एफबीडी बनाता हूं फटाफट करके, वर्क डन बाई नॉर्मल, अब बातें नहीं करो, नॉर्मल किधर लग रहा होगा भैया, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, बोलो, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है, तो बीच का एंगल कितना है भाई, 90 है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल जीरो हो जाएगा, नंबर दो। फिर किसके द्वारा निकालूं, फ्रिक्शन के द्वारा, ठीक है चलो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो आप कहोगे भाई एफ आर इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉज ऑफ थीटा, पहले फ्रिक्शन निकालो भाई कितना आएगा, एफबीडी बनाते हैं, ऊपर की तरफ कितना आएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, बोलो बेटा इतना ही तो आएगा, और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा जो कि कितना है, एल है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, आप कहोगे म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल इंटू -1, क्योंकि कॉस 180 होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो इतना आएगा। बोलो, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा ले लूं, एम जी की वजह से, ठीक है, वर्क डन बाई एम जी,
तो आप कहोगे फोर्स ऑफ एम जी, जो कि एम जी ही है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, और फिर कॉस का एंगल बताना है दोनों के बीच का। हमने कहा ठीक है, हमारा तो काम सबसे पहले एफवीडी बनाना है, ठीक है, परपेंडिकुलर ही है ना, ये एम जी परपेंडिकुलर है भाई, अगर लाइन थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही हो तो, और ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एल। एंगल कितना है बेटा, ये एंगल कितना है, अबे मतलब है कितना है, ये एंगल थीटा था, ये 90 हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो आप कह सकते हो एम जी इंटू एल इंटू कॉज 90 माइनस थीटा। कॉज 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा, और ये वैल्यू बेटा कैसी आएगी, पॉजिटिव। आप ऐसा भी कर सकते थे, एम जी के टुकड़े कर लो, देखो ऐसा भी तो कर सकते थे, एम जी के इधर टुकड़े कर लिया आपने, एम जी कॉज थीटा, एम जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट भी एल इधर है, तो एल और एम जी सेम डायरेक्शन में, तो कितना आएगा, एल इंटू एम जी साइन थीटा, एल इंटू। आप ये भी कर सकते थे, एल के टुकड़े कर लो, हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल थे, आप एल के टुकड़े कर लो। एम जी किधर लग रहा था, सर एम जी तो ऐसे लग रहा था, ये मेरा एल था, ठीक है, ये मेरा एल था, तो मैं एल के टुकड़े करता हूं, देखो इधर कितना आएगा, ये आएगा 90 माइनस थीटा, तो एक एल तो इधर आएगा, जो कि कितना हो जाएगा, एल कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज एल साइन थीटा, और इधर आ जाएगा एक टुकड़ा इसके परपेंडिकुलर ऐसे एल का, जो कि हो जाएगा एल साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज एल कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो एम जी और एल साइन थीटा अगेन एक तरफ आ गए, तो भी आंसर आपका यही आएगा। तो कहने का बेटा मतलब ये है कि आप है ना, कंपोनेंट ऑफ एल along F, कंपोनेंट ऑफ एल along F इंटू फोर्स, या फिर कंपोनेंट ऑफ फोर्स along L इंटू एल, या तो F का कंपोनेंट L के along ले लो, या L का कंपोनेंट F के along ले लो, दोनों का आंसर कैसा आने वाला है भाई, सेम आने वाला है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब किसका रह गया, अब किसका रह गया आपका, बस बाकी सब हो गए ना, इस F को निकाल लो जरा, अगले पेज पर कर लेते हैं, इसी पेज पर। देखते हैं इसका कितना आंसर सबका सही आएगा। मेरे हिसाब से ये फोर्स लग रहा है ऐसे, बोलो भाई, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है बेटा ऐसे, यहां मिला लेते हैं दोनों को, कैसी तो है सीन, ये बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा है ऐसे करके, बिल्कुल सीधा है ये एफ, ये एंगल कितना है भैया, थीटा, देखो क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा। तो आप कह सकते हो भैया वर्क डन बाई एफ इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ, कितनी चले हो आप, एल, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, कॉज 180 माइनस थीटा। कॉज 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, माइनस, वेरी गुड, माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, आंसर आ जाएगा माइनस एफ एल कॉस थीटा। क्या और भी कोई तरीका हो सकता था, हाँ हो सकता था, एफ के, मैं बोल रहा हूँ और भी कोई तरीका हो सकता था, आप एफ के टुकड़े कर लो, लो अगला मेथड यहाँ से ले लो, या तो यहीं से ले लो, ये एंगल कितना है बेटा, थीटा, ये टुकड़ा किधर जाएगा, एफ कॉस थीटा, और एक टुकड़ा इधर आएगा एफ का, जिसको आप बोलोगे एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा की वजह से तो कुछ वर्क डन नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, लेकिन ये और एल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगेन एल एफ कॉस थीटा, और चूंकि अपोजिट साइन है तो माइनस। आप एल के टुकड़े भी कर सकते थे यार, एल के टुकड़े कर लो, एफ इधर है ना, अब एल के टुकड़े करो, एल का एक टुकड़ा एल कॉस थीटा आएगा नहीं आएगा, तो एल कॉस थीटा और एफ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, फिर सोचो कितने तरीके से आप कर सकते हो।
बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, भयंकर, अत्यंत भयंकर, मजा ही आ जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों का सही आया है? पहले पार्ट मतलब कितने पार्ट का आंसर, एक पार्ट का आंसर कितने बच्चों का सही है? एक पार्ट का आंसर, अच्छा, तुम लोगों का कोई भी सही नहीं है? दो पार्ट का, तीन का, चार का, मतलब दो ही, तीन बच्चे ऐसे इनका सारा आंसर सही है, तीन चार बच्चे। ठीक है। भैया ये जो बीच वाले बैठे हैं पूत, बेटा तुम क्या कर रहे हो घर पे? हम्म। तुम्हारा इसका मतलब एनएलएम ही हिला हुआ है सही करके। भाई तुम्हें थोड़ी तो यार शर्म आनी चाहिए कि हमारे साथ के पढ़े हुए बच्चे, जो हमारे साथ ही पढ़ रहे हैं, वो आंसर दे पा रहे हैं और हम उनसे आंसर नहीं निकल पा रहा। कोई तो कमी रह रही है हमारे अंदर। भाई मेरे अंदर कमी होती, कोई नहीं निकाल पाता। अगर एक भी बच्चा निकाल पा रहा है तो आप क्यों नहीं निकाल पा रहे? बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, घर जाकर ऐसे काम नहीं चलेगा। आप तो ऐसा है कि जैसे आप गाड़ी में पीछे बैठे हो, ड्राइवर को देख रहे हो बस चलाते हुए, अच्छा ऐसे चला रहा है वो, अच्छा ऐसे कट मार रहा है, ऐसे गियर डाल रहा है। लेकिन जब आप एक्चुअल में स्टीयरिंग सीट पे बैठोगे तो आपसे गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी कब चलेगी? जब खुद स्टीयरिंग पे बैठ के खुद से डील करोगे। बात समझ में आई? ऐसा थोड़ी है कि आपने वीडियो चला ली एक अपने आगे और आप ड्राइविंग देखे जा रहे हो। एक साल भी ड्राइविंग देखोगे तो ड्राइविंग नहीं आएगी जब तक खुद बैठकर नहीं चलाओगे। ऐसी स्विमिंग का हिसाब है। जब तक पानी में नहीं उतरोगे स्विमिंग कैसे आएगी भाई? पानी में तो उतरना पड़ेगा ना। यहाँ मैं तुम्हें कितनी भी टिप्स दे दूँ, टेक्निक्स दे दूँ, लेकिन स्विमिंग नहीं कर पाओगे जब तक खुद पानी में नहीं उतरोगे। तो तुम्हें बेटा उतरना तो पड़ेगा, घर जाके खुद को रगड़ना पड़ेगा, पेन सहना पड़ेगा, जब जाकर कुछ रिजल्ट आता है। अगर तुम्हारी जिंदगी मजे में चल रही है ना, कोई तुम्हें दुख दर्द नहीं है, तो भाई तुम्हें सोचने की जरूरत है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। और जिस बंदे की जिंदगी थोड़ी बहुत दुख दर्द में चल रही है ना, उसको वो टेंशन न ले, उसके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि जिंदगी का मतलब ही क्या है? दुख दर्द। बेटा अनकंफर्ट जितना रहोगे ना उतना सक्सेस करोगे, और जितना कंफर्ट लाइफ में जियोगे, भाई यहाँ जाके रख दिया, अब जाके सो गए, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला भाई। एट द एंड तुम्हारा रिजल्ट बेटा जीरो आएगा। और जो बच्चे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने फोन चलाने का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बाहर घूमने का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोस्तों से बातें करने का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनका एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा, देख लेना आप। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, तो मुझे यार अफसोस होता है कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप कोई भी रिजल्ट नहीं दे रहे यार, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये पॉइंट यहां से लटका हुआ है आर डिस्टेंस पर। ठीक है बेटा, आर डिस्टेंस पर यहां से लटका हुआ है। आपसे कहता है यहां से यहां पहुंचा, और यहां से यहां पहुंचने में इसको हमने तीन फोर्सेस का यूज किया है। कितने फोर्सेस का? तीन फोर्सेस का। पहला फोर्स F1, F2 और F3। F1 F2 का बता दूं, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फोर्स है बेटा। F3 का बता दूं, ये अलोंग द टेंजेंट लग रहा है, अलोंग द टेंजेंट लग रहा है। और जो F1 है वो देखो यहां से डायरेक्टली किस पे डॉट ले रहा है आपका? यहां से किस पे डॉट ले रहा है आपका? बी पे डॉट ले रहा है, बिल्कुल पॉइंटिंग टुवर्ड्स बी। इन तीनों फोर्स की वजह से वर्क डन कितना आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है। तो जरा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट देता हूं इसके लिए, सोचने के लिए, ताकि जब मैं कराऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप निकालिए तीनों फोर्स की वजह से वर्क डन कितना आएगा, कुछ सोच के। आपका आज इसमें एक टॉपिक भी ओपन होगा और दिमाग भी अच्छा चलेगा आज। ठीक है, चलो जल्दी से।
हाँ भाई, हिला आंसर नहीं हिला? नहीं हिला? F2 जीरो आ गया? अरे जीरो कैसे आ जाएगा बेटा? फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, और परपेंडिकुलर कैसे, क्या मतलब है? ठीक है, चलो। इससे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है, वर्क डन बाय स्पेशल फोर्सेस की हेडिंग डालनी है बेटा। वर्क डन बाय स्पेशल फोर्स। ये वर्क डन बाय स्पेशल फोर्स का क्या मतलब है? वर्क डन बाय स्पेशल फोर्स का क्या मतलब है? तो देखो, जब भी आप किसी भी फोर्स के द्वारा बेटा वर्क डन लिखते हो, बहुत ध्यान से समझना इस टॉपिक को, तो आप लिखते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो लिखते हो, इनटू कॉज थीटा, ये तीन बातें लिखते हो। तो वर्क डन बाय स्पेशल फोर्स में आपको एक बात जरा ध्यान रखनी है कि जो ये फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड बेटा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कैसा मैग्नीट्यूड? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रहेगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक बेटा? और ये जो एंगल है, मेक कांस्टेंट एंगल बिटवीन एफ एंड वी। क्या बात बोली बेटा मैंने? तीन बातें बोली हैं। ये तो ठीक है, तो सबके लिए सेम ही बात है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया है उसके डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया है उसके डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वो ठीक है। फोर्स विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहे। मैंने ये नहीं बोला है कि इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे। कभी आप ये समझो कि कांस्टेंट फोर्स लेकर आना है ना, बात को गलत मत समझना मेरी। मैंने सिर्फ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बोला है, डायरेक्शन में चेंज, डायरेक्शन में चेंज। तो ऐसे फोर्स को आप कांस्टेंट फोर्स नहीं बोलोगे भाई। कांस्टेंट फोर्स कब बोलोगे? जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे और जिसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बेटा बात? ठीक है, तो यहां पर सिर्फ मैंने जो वर्क डन बाई स्पेशल फोर्स है, ये जो स्पेशल फोर्स होगा, इसकी खास बात ये होगी कि इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। एक तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द जर्नी, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है होना ही चाहिए, और ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट एंगल बनाना चाहिए किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बेटा बात? ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका। आप क्या मुझे बता सकते हो इन तीनों फोर्स में कौन सा फोर्स आपका स्पेशल फोर्स है? इन तीनों फोर्स में से कौन सा फोर्स स्पेशल फोर्स है? तीनों ही स्पेशल है, पक्की बात है? अच्छा, अगर मैं F2 की बात करता हूं, देखते रहो इधर को, तो F2 ऐसे चल रहा है और अभी वेलोसिटी भी ऐसे ही है। यहां पर F2 किधर रहेगा? ऐसे, और वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट रहेगी। देखो, अरे बात समझ में आ गई मेरी? बेटा ये एंगल चेंज हो गया नहीं हो गया? तो ऐसे करते करते तो एंगल चेंज हो जाएगा बहुत ज्यादा, और यहां पर जाकर वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में। तो F2 तो आपका स्पेशल फोर्स नहीं रहा, F3 है। तो ठीक है, क्योंकि ये अलोंग द टेंजेंट चल रहा है, तो जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन वाइज, ऐसे ऐसे ये चेंज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आई?
और इस केस में आपको डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी ये कितना चला है, कितना डिस्प्ले चला है यहां से यहां तक। ठीक है, समझ में आई बात? एक मिनट यार, ये शायद मैंने वहां पे डिस्प्लेसमेंट लिख दिया क्या? ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये जो होगा ना एस, ये यहां पर आपका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सॉरी, ये अभी आ रहे हैं अभी। ठीक है, रुको अभी समझो। तो सबसे पहले आपको अगर मैं देखता हूं वर्क डन बाई F2, पहले मैं F2 के लिए ले रहा हूं वर्क डन। तो बेटा वर्क डन बाई F2 क्या होगा, बोलो? फोर्स किधर लग रहा है, इधर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है यहां से यहां तक, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है यहां से यहां तक, √2r। तो आप इसको चुपचाप लिख दोगे वर्क डन बाई F2 कि भैया F2 था और √2r मेरी क्या हुई है, बोलो? क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही बात? हमने कहा ठीक है। इसके अलावा वर्क डन बाई F3, तो क्योंकि मैंने आपको बताया वर्क डन बाई F3 जो है वो किस टाइप का फोर्स है बेटा, स्पेशल टाइप का फोर्स है। और अगर स्पेशल टाइप का फोर्स है तो आप इसको लिखोगे F3 इंटू कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, बोलो? ये कितनी होगी, πr/2। अरे बेटा होगी नहीं होगी, बोलो? और डिस्टेंस आपका कितना रहेगा इसका, वो एंगल कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कितना रहेगा, 0 वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी के साथ एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, यहां पर सोचो अगर कुछ गड़बड़ हो रही हो तो इस जगह पर सोचना। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं वर्क डन बाई F1, ये क्या है आपका, इसके लिए आप कैसे निकालोगे वर्क डन बाई F1? तो देखो बेटा, अब मैं आपको फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सारा फोकस डाल देना इधर। अगर आपको कोई एक ऐसा फोर्स दिखे जिसका एरो यानी जिसका जो वेक्टर है वो सिर्फ किसी एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ पॉइंट करता हो, आपको कोई एक ऐसा फोर्स दिखाई दे जिसका एरो यानी जिसकी डायरेक्शन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ पॉइंट करती हो, तो ऐसे फोर्स को हम बेटा सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। इसी लाइन के अलोंग इसकी डायरेक्शन रहेगी हमेशा, तो ऐसे फोर्स को आप सेंट्रल फोर्स बोलोगे। ऐसा नहीं है, ये आपके अगर मिथ है, आप सोच रहे हो कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम बेटा ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो जो फोर्स है वो इस लाइन के अलोंग लगता है हमेशा। बॉडी आप इधर ले जाओ उठा के तब भी इस लाइन के अलोंग लगेगा, बोलो? इस लाइन के अलोंग लगेगा, यानी ये इस पर इधर फोर्स, ये इस पर इधर फोर्स, इस लाइन के अलोंग फोर्स लगता रहेगा। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी फिक्स पॉइंट के अलोंग, और इस केस में ये फिक्स पॉइंट है, ये इसका सेंटर था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इस केस में जो फिक्स पॉइंट था इसका सेंटर था, तो हमने फिर इसका नाम रख दिया सेंटर फोर्स। लेकिन खाली ये सेंटर के लिए नहीं है, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन, ये जिसका पॉइंट किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग हो, ऐसे फोर्स को आप कैसा बोलते हो भाई, सेंट्रल फोर्स। और इसके लिए देखो मैं आपके लिए क्या बात लिख कर आया हूं, क्या है सेंट्रल फोर्स? द फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज अलाइंग अलोंग द लाइन कनेक्टिंग द पार्टिकल टू द फिक्स्ड सेंटर। या देखो, ए सेंट्रल फोर्स इज द फोर्स दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन कनेक्टिंग टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। बात समझ में आ गई? तो अलोंग ये जो फिक्स पॉइंट सेंटर की तरफ भी लगने वाला, या फिर ए सेंटर फोर्स इज अ फोर्स दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन कनेक्टिंग टू इंटरेक्टिंग बॉडीज एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे फोर्स को आप क्या बोलोगे बेटा, सेंट्रल फोर्स बोलोगे। तो आज आपने दो फोर्स खोले, नंबर 1 स्पेशल फोर्स, नंबर 2 सेंट्रल फोर्स। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अब इन फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे होगा, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप एक सिंपलेस्ट पाथ ले लो यहां से यहां जाने का।
सिंपलेस्ट पाथ ले लो, तो मेरे ख्याल से वो सिंपलेस्ट पाथ यही है। उस सिंपलेस्ट पाथ की डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो वर्क डन बाई दिस फोर्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? देखो ग्रेविटी है बात में, समझना पड़ेगा आपको। मैंने बहुत गहरी बातें बोल दी हैं यहाँ पर, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर देखो तीन टाइप के फोर्स का जिक्र हो गया। एक तो है ही वो बेचारा, दूसरा एक स्पेशल हो गया, और तीसरा सेंट्रल फोर्स हो गया। ठीक है, तो जब भी एक बेटा क्वेश्चन आता है, हम तो सोचते हैं भाई फोर्स तो फोर्स ही है, लेकिन हर फोर्स का अपना एक काम है। अब जैसे मैंने आपको वर्क डन बाई कौन सा पढ़ाया था, ये सेंट्रल फोर्स है। ये एक्चुअल में आगे जाके पढ़ोगे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ऐसे फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, आगे जाके पढ़ोगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? ओके, तो ये आप खुद निकाल कर लेकर आओगे, मैंने आपको बात समझा दी है। और अगर इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है तो आप खुद सोचेंगे कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो बताएं। ठीक है, कहां पर, तो आ रही तो लिखा है, ओनली आ रहेगा। चलो सोचेंगे इसकी, अब डिस्कस कल करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ तोड़ू बातें, ठीक है, जो तुम्हारा दिमाग हिलाएंगी अब। ठीक है, कुछ तोड़ू बातें जो तुम्हारा दिमाग हिला देंगे, अब सोचेंगे। वर्क डन के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख कर लाया हूं जो आपकी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ओपन करके जाएगी। ठीक है, लिखा हुआ है ना, सम तोड़ू बातें अबाउट वर्क। वर्क इज डिफाइन फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट। बेटा जब भी वर्क डिफाइन होगा तो किसी एक इंटरवल के लिए होने वाला है। ठीक है, किसी इंस्टेंट के लिए वर्क डिफाइन नहीं है। जैसे हमारे पास वर्ड आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ऐसे इंस्टेंटेनियस वर्क नाम से कोई चीज नहीं होती। तो वर्क जब भी डिफाइन होगा किसी एक इंटरवल के लिए होगा। बात समझ में आ गई? वो इंटरवल आपका छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन वो एक इंटरवल होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट। देयर इज नो टर्म लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क सिमिलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फॉर ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन, टाइप ऑफ मोशन, वेदर इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। क्या मतलब है इसका, बोलो क्या बोल रहा है ये? फॉर ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, किसी एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट है टाइप ऑफ मोशन के। मतलब आपका यहां से यहां तक मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हुआ है या एक्सेलरेशन के साथ हुआ है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हुआ है या रिटार्डेशन के साथ हुआ है। बस इसको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या पता है इसे? डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क लिखा जाएगा। बेटा एक अच्छा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आपने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन जीरो से फोर्स जीरो, तो वर्क डन कैसे लिखा है? वर्क डन एक ही फोर्स की वजह से लिखा जाता है। सोचो, मैं अगर इसको, ये मेरे पास रफ है, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है, जब ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इतनी बात बेटा सबको क्लियर है? बोलो, फ्रिक्शन तो किधर लगेगा? आपका पीछे लगेगा ना। अब आप मुझे ये बताओ सिंपल सिंपल, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं ये फोर्स लगाकर कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए? क्या मैं इसे कांस्टेंटली मूव करा सकता हूं? बोलो, करा तो सकता हूं ना? बिल्कुल सर करा सकता हूं। तो क्या दिक्कत है? अब मैं वर्क डन बाई इस फोर्स की तरफ इस पे भी लिख सकता हूं, वर्क डन इस पे भी लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों का नेट जीरो आएगा। क्लियर बात है? समझ में आ रही बात? ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं। आप यहां से दिल्ली गए, कहां गए बेटा? दिल्ली। कितने किलोमीटर है? मान लेते हैं 150, मान लेते हैं अप्रॉक्स 150, मान 130 135 हो सकता है, अप्रॉक्स मान लेते हैं कितना, 150। अगर मैं दिल्ली 80 की स्पीड से जाऊं, कितने की स्पीड से? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं जाता हूं, और एक केस में मैं 150 किलोमीटर पर आवर से जाता हूं, कितने से जाता हूं? 150 किलोमीटर पर आवर से। इन दोनों केस में क्या मुझे मेरी गाड़ी को जो वर्क होगा वो सेम होगा या फिर कम होगा या ज्यादा होगा? किस में कम होगा, किस में ज्यादा होगा या सेम होगा? तीन ही ऑप्शन बन सकते हैं। मतलब मैं अगर हल्के जाऊंगा तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो ज्यादा वर्क डन कहलाएगा, या मैं तेज जाऊंगा तो ज्यादा वर्क डन करना, या दोनों केस सर कैसे भी चले जाओ,
सेम कहलाएगा। बोलो, एक में देर से पहुंचेंगे कि भाई जब आप 80 से जा रहे हो तो थोड़ा देर से पहुंचोगे, और 150 से जा रहे हो तो थोड़ा जल्दी पहुंचोगे। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में आपका वर्क डन कहां ज्यादा होगा, सोच के आंसर देंगे, बिल्कुल सोच के आंसर देंगे। अच्छा, ओके, फाइन। सेम होना चाहिए। और कोई पीछे? सेम होगा। हाँ मुबशिर तुम बताओ। बेटा तेज जाऊंगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, हल्के जाऊंगा तो ज्यादा, दोनों का सेम सेम ही होगा। आप दोनों बताएं जल्दी से फटाफट, आप दोनों बताएं। अनम, सेम। 150 वाले में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, सोच के बताएं आंसर। 150 वाले में ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों क्यों, रीजन? अच्छा, उसमें एनर्जी ज्यादा कन्वर्ट होगी, ओके। हाँ भाई तुम बता दो। हाँ। 80 वाले में देखो आंसर आने लगे, अब निकल निकल के 80 वाले में ज्यादा होगा, रीजन? 80 वाले में वेलोसिटी ज्यादा लग रही है, ये क्या लॉजिक है? टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। हाँ भाई कुल तुम बताओ। हम्म सेम ही रहेगा, रीजन? सेम रहने का रीजन? हम्म ठीक है, ठीक है, चलो आओ, यहां से समझ में आ जाएगा। फॉर ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वर्क विल बी सेम फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट वेदर द टाइम इज स्मॉल और लार्ज। तेज जाओ, ज्यादा जाओ, फास्ट जाओ, हल्के जाओ, वर्क आपको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस ही कहती है भाई इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, ये बता दे। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई बात? ठीक है, अगला। व्हेन सेवरल फोर्स एक्ट, एक्ट तो ये वर्क डन है यार। व्हेन सेवरल फोर्स एक्ट, वर्क डन बाय अ फोर्स फॉर ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फोर्स। जैसे अभी हम बड़े सारे क्वेश्चन करके आ रहे हैं, एक हमने क्वेश्चन करा था इसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे थे, एक एफ भी लग रहा था, नॉर्मल भी लग रहा था, फ्रिक्शन भी लग रहा था। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट होगा नॉर्मल से, एम से, और जो अदर फोर्सेस लग रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जो ये कहना चाह रहा, समझ में तो आ गया ना? क्वेश्चन तो कर लिया आपने इसका। ठीक है, वो इस पर इंडिपेंडेंट होगा, यानी हर फोर्स का अपना एक अलग वर्क डन होगा जो ऑल अदर फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर बात है? ठीक है, ये देखो, ए फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी फोर्स है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। जैसे कि मैं अगर आपके गाल पर या आपके रुखसार पर एक रसीद कर दूं, ठीक है, गाल को उर्दू में क्या बोलते हैं, रुखसार बोलते हैं ना, जहां तक मैं ठीक हूं। तो अगर मैं रसीद कर दूं, एक थप्पड़ वाला फोर्स लगाता हूं आपके गाल पर, तो आप मुझे ये बताइए, ये चीज अगर कोई बंदा इनर्शियल फ्रेम से देखे या कोई बंदा नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखे, या ये चीज आपके ऊपर इनर्शियल फ्रेम में हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, तो जो फोर्स लगने वाला है वो सेम अमाउंट में लगेगा, डिफरेंट अमाउंट में? सेम, डिपेंड ही नहीं करेगा। थप्पड़ पड़ गया, गाल लाल, रुखसार आपका लाल हो गया। बोलो, तो फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बात ठीक है। ठीक है, इट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन फ्रेम, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पर डिपेंड करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पर डिपेंड करेगा। क्या ये बात सच है? देखो कुछ रॉन्ग राइट भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं तो बस लेकर आया हूं बातें, आप उसको देखो कि ये बात सही है नहीं है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा या नहीं? सोच के बताएंगे भाई, सिंपल बात है। अभी अगर मेरे मेरे सामने से कोई लिफ्ट ऊपर जाती है, ठीक है, और लिफ्ट के अंदर दो लोग हैं, तो मेरे लिए वो तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपका किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रेम पर। ठीक है, सो वर्क डन बाय फोर्स इज अ फ्रेम डिपेंडेंट, इसका मतलब वर्क डन भी आपका फ्रेम डिपेंडेंट होगा। तो वर्क डन आपका
बेटा फ्रेम डिपेंडेंट है, यानी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में वर्क भी आपका कैसा होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंड है। ये असर्शन रीजन बन रहे हैं सारे, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में देता हूं, पहले लिख लेते हैं। वर्क डन बाय ए फोर्स कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आप करके लेकर आएंगे, वैसे मैं करा चुका हूं, आपका थोड़ा होमवर्क हो जाएगा कि ये एक बंदा खड़ा है, ये चलो ब्लॉक है, ठीक है, थोड़ी बड़ी लिफ्ट ले लेते हैं। ये आपका एक ब्लॉक है, लिफ्ट जा रही है ए एक्सेलरेशन से ऊपर, ठीक है। ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2, तो आप मुझे वर्क निकाल कर लेकर आएंगे दोनों के लिए। वर्क डन बाय ऑब्जर्वर 1 कितना होगा, और वर्क डन बाय ऑब्जर्वर 2 कितना होगा, ये बेटा आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। इफेक्ट ऑफ वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और सिस्टम। जैसे कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है बेटा, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो उसका इफेक्ट क्या आता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मतलब एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। फोर्स का इफेक्ट एक्सेलरेशन है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जब आप किसी भी सिस्टम या बॉडी पर वर्क करते हो तो उसमें उसका इफेक्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आना, या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। इसलिए हम ये लिखते भी हैं कि वर्क डन जो है वो बराबर किसके है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के है। इसको आगे जाके हम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलेंगे, और इसको और एक्सप्लेन भी करेंगे, डिफाइन भी करेंगे, ड्राइव भी करेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो जो भी किसी बॉडी पर या सिस्टम पर जब आप वर्क करते हो तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। तो कितनी बातें आई हैं आपके सामने बेटा, 6 बातें आई हैं। इन 6 बातों में कोई बात ऐसी जो आपको अभी तक टच ना करी हो दिमाग में तो बताओ जल्दी से फटाफट। ठीक है, इसी तरीके से अगर नहीं है, अगर सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो इसी तरीके से 2 होमवर्क और हैं आपके। होमवर्क नंबर 1, बेटा देखो सब कुछ करा दिया है, अब तो बस तुम्हें जाके घर पे प्रैक्टिस करनी है, अब इतना तो करना पड़ेगा ना। आप मैकेनिक्स पढ़ लो, मैकेनिक्स जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करोगे, दिमाग से नहीं करोगे, काम नहीं बनेगा, ठीक है। ये mg है, इसको आप उठा के h हाइट पर ले गए हो, तो आप ऊपर लेके गए और उसके बाद आप नीचे लेकर आए, तो ये वर्क डन राउंड ट्रिप में कितना होगा, राउंड ट्रिप में बेटा वर्क डन कितना होगा, एक क्वेश्चन ये, कितने ट्रिप में, राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना होगा। और एक क्वेश्चन ये है, ये एक सर्किल है, ये आपका ब्लॉक है, देखो इसे हॉरिजॉन्टल फ्रेम में है सर्किल ये, और ये आपका ब्लॉक है, और ब्लॉक इस मतलब सर्किल के अलोंग इस तरीके से चलेगा, ठीक है। ये जो आपका जिस प्लेट पर ये डिस्क पर ये रखा हुआ है वो आपकी रफ है, वो आपकी रफ है, बात समझ में आ रही है। तो आपको बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इस पर कोई मैं फोर्स वगैरह लगा रहा हूँ एफ जिससे भी चल रहा होगा ये, तो मुझे राउंड ट्रिप का वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन राउंड ट्रिप, यानी यहां से दोबारा यहां आने में कितना होगा, ठीक है। आप बहुत सोच समझ के आंसर निकाल कर लेकर आएंगे, ठीक है। इसकी रेडियस वगैरह आर वर मान लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर जो दिल करे वो मान लेना, ठीक है। लो भाई, आज की क्लास में आपको मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें नई पढ़ने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी। इसको जाके आपको बार बार रिवाइज करना है, तभी आपके दिमाग में जाके फिट होंगी। फिर जब कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आपका ब्रेन खुद ही काम करेगा। तो अपनी ब्रेन मेमोरी में फिक्स करो बातें जाकर, यानी मसल्स मेमोरी को याद कराओ, बात समझ में आ रही है, ताकि क्वेश्चन आए तो आपकी मसल्स, ये आपका ब्रेन जो है वो खुद ही एक्टिव होकर खुद आंसर दे। इतनी प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि सोचना है ऐसे करके ये क्या होगा वो क्या होगा, ये कोई तरीका नहीं है। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं आपसे।